अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में एक ऐसी वारदात पेश आती है जो लाहौर में होने का तस्वुर नहीं किया जाता। भत्ता मांगा जाता है, भत्ता दिया भी जाता है, उसके बावजूद 4 अफराद को गोलियां मार के जख्मी कर दिया जाता है और एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लवाहकीन और ज़ख्मी होने वाले अफराद IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि मुलजमान को पकड़ा जाए। पुलिस ये दावा करती है कि भत्ते जैसी वारदातें लाहौर में नहीं होती, लेकिन ये एक वाक़या ऐसा पेश आता है, उसमें 4 अफराद ज़ख्मी कैसे होते हैं और एक शख्स को कत्ल कैसे किया जाता है, ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना हरबंसपुरा के इलाके में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 4 अफराद ज़ख्मी होते हैं और एक को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। जो ज़ख्मी होने वाले हैं वो तीनों भाई हैं और एक जो कत्ल हो जाता है वो भी इनका सबसे छोटा भाई है। वालदा हैं, मुकदमे के मुद्दई हैं हमारे पास। वो 2 बच्चे भी हैं जो मकतूल के, एक चंद माह का बेटा है और छोटी सी एक उसकी प्यारी सी बेटी भी है। वाक़या है क्या, मुलजमान जो हैं वो लाहौर जैसे शहर में भत्ता मांगते हैं, भत्ता लेते भी हैं और उसके बावजूद फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल करते हैं और 4 अफराद को ज़ख्मी करते हैं। तुसी दसो जी, अपना नाम दसो ते दसो की होया इन्ने लोगों को ज़ख्मी कर दिता ते पुलिस नूं तुसी भत्ता मंगदे सन ते इतलाह दित्ती सी, पुलिस ने कोई मदद नहीं की? जिस वेले पहली दफ़ा इन्होंने साड़ियाँ भत्था मंगया ना, असी उस वेले कोई नहीं, साढ़े दोस्तों ने कुछ ने कहा भी इन्हों तुसी दफ़ा करो, झगड़ा होएगा, इन्ने के पैसे तुहाडे थाने कचहरियाँ ही लग जाएंगे, लिहाजा तुसी इन्हों 50,000 दे दिओ, ये दोबारा हरकत नहीं कोई करते। ठीक है। असी इन्हों 50,000 रुपया हफ्ता किसी दोस्त के राही दिता है। अच्छा। वो 50,000 मिलन तो बाद 3 ਤੋਂ 4 महीने गुजरे ने, उन्होंने फिर साढ़े इन्ह भाई मेरे दे कनैक्शन वगैरह कट्टने शुरू करते हैं। अच्छा। तारां कट दित्तियां केबल दियां। अच्छा। ये जिस वेले मौके ते 3 भाईवाल जेडे ने कट्ठे मौजूद खलो के काम करा रहे हैं, उतों बलाल शाह आ जाता है, उस गली च बलाल शाह की रहायश है। ये नामवर गुंडा है, ये बहुत वड्डा गैंग है। अच्छा। हर बंदे को भत्ता मंगदा है, भत्ते तो बगैर ਇਹਦਾ गुजारा नहीं है, कोई रोजी रोटी ਇਹਦਾ रिजके हलाल का काम नहीं है। ठीक है। इन्हें उत्थे खलोते इन्होंने कहा भी, इन्हें कहा भी साड़ी तारां क्यों कट रहे हैं? उन्हें कहा चाचा जी तुसी अंदर आओ, घर है मेरा घर है, तो घर बह के गल करने हैं। ठीक है। इन्होंने कुछ दोस्तों ने कहा, उधरों इन्हों की अकल ते पर्दा पै गया, ये तिन्ने ही पार्टनर जेडे ने अंदर चले गए, नाल छोटा मेरा भाई नवीद, उधरों जो फौत होया उन्होंने भी किसी ने दसिया भी इस तरह गली के बलाल शाह के बूहे लगे भाई तेरे इकट्ठे हुए हैं। खैर ये अंदर चले गए ने, 5 ਤੋਂ 7 मिनट गुजरे ने, तो इन्हों की तल कलामी आपस में शुरू हो गई है। मेरे भाई का पार्टनर है शाह साहब ने कहा चलो यार उठो, ये फिर किसी वेले इन्होंने गल करांगे। ठीक है। ये जगह मकूल नहीं हैगी, फिर किसी वेले गल करांगे। ये उन्होंने दरवाजे तो बाहर आए ने, उन्हें कहा इन्हों बाद च की वेखना, इन्हों इत्थे ही फड़ लो। ये बूहे बाहर निकले, उन्होंने पिछों फैर खोलते हैं। बलाल शाह सेबो तेदा मामे का बेटा है सलान शाह, जेड़े अंधा धुन इन्होंने फायरिंग की थी, उतों इन्हों के कोई पहले भी 10 ਤੋਂ 12 बंदे असले समेत अंदर बैठे सन। अच्छा। कोई औरत घर नहीं सी, भी हुंदा ना कोई औरत घर है, छोटा जहा 2 मरले 2.5 मरले जिन्हों का मकान है, इको कमरा छोटा जहा सेन है जी। बाहर आए इन्होंने फायरिंग की बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिहदे चों एक भाई मेरा मौके ते फौत हो गया, बिन होई मेरे नूं फैर लगे ने, उहदी लत्तां फ्रैक्चर होईयां ने। ठीक है। चाचे का बेटा उन्होंने भी लत्तां ही फैर वजे ने। तार साहब जिहड़ा इन्हां दा पार्टनर है, उन्होंने भी फैर लगा, वो इस वेले बिस्मिल्लाह स्कीम च रह रहा है। अच्छा दसो कि एक मेरा भतीजा है कांस्टेबल है। अच्छा, पुलिस मुलाजिम है? पुलिस मुलाजिम है। उन्हें जिस वेले वेख्या भी मेरे मामू नूं फैर लगे ने,
ਉਹ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਆਬਾਸ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੜਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ मोहसिन नकवी साहब से भी दरखास्त है कि सानू वो इंसाफ लै के देन। CCP लाहौर है, IG पंजाब है, एडे आला अफसर बैठे ने, सानू इंसाफ चाहिए। ਐਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, पता बिल्कुल मंगया जा रहा ਔਰ है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਤੇ 13 तो 14 परचे ने ओदे। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? उम्मीद ते दुनिया कायम है, माड़ा बंदा की कर सकता है। इन अफसरों तो सवा सानू इंसाफ नहीं देना तो किन्ने लै के देना है? जख्मी होने वाले और मकतूल की बहन भी है जी हमारे साथ, वो भी कोई फरियाद और कोई अपील करना चाहती हैं आला हुकाम से। जी बाजी क्या कहना चाहती हैं? क्या बड़ा जुल्म हुआ? भाई अभी तक कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया। 15-20 दिन इस वाक़े को हो गए। क्या कर रहे हैं न्यूज़ वाले, क्या कर रहे हैं ये वज़ीर आला पंजाब? सबको तो पता चल चुका है ना इस बात का कि मेरे भाई को, 2 को, 3 को, तीनों को ज़ख्मी किया हुआ है, बल्कि 4 को ज़ख्मी किया। एक मौके पे मार के वो फरार हो चुके हैं, उनके घर वाले भी फरार हो चुके हैं। उनकी इतनी पावर है कि वो ये सब कुछ जो है ना गुंडागर्दी करते रहे, सबको मार के, गरीबों को मार के, उनके बच्चों को यतीम करके छोड़ जाएं। अभी 6 माह का मेरा वो भतीजा है और 4 साल की वो बच्ची है। अब उनका कौन सहारा बनेगा? वो वैसे 4 पाइयों पे पड़े हुए हैं। अल्लाह की ज़ात के सिवा उनका कौन है? उनकी बीवी का कौन आसरा बनेगा? कौन उनको कमा के ला के देने वाला है? तो मेरी वज़ीर आला से या इन सब से, पंजाब वालों से सबसे दरख्वास्त है कि उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि उनको आखिरत भी जो है ना उनको याद रहे, कि सबको पता हो कि हमने ये काम नहीं करना या ये कदम नहीं उठाना। अच्छा बाजी आज आप के ये बाद। बताएं कि ये हुआ क्या, वजह क्या आपको पता चली? भाई आपके मैं- भाई थे, आपके भाइयों की कभी कोई दुश्मनी, कभी जी, लड़ाई? मेरे कुछ- भाइयों की कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। केबल का काम करते थे, ठीक है। उन्होंने बस आते थे, पैसे लेते थे जो बता रहे हैं जी कि लेके तो वो चले जाते थे। जब उनको पैसे देने बंद कर दिए तो उन्होंने, और भी कई औरतें इधर आई हैं जो उनके खिलाफ यही बात कह के गई हैं कि अल्लाह उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आते थे हमारे घर में फायरिंग करके जाते थे, गोलियां चलाते थे, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। तो क्या उनकी लगामें इतनी खुली छोड़ी हुई हैं कि जो पैसे जो हैं वो दे लेके कर करा के पुलिस वालों से या किसी और से ऐसे काम करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मौके के चशमदीद गवाह भी हैं और असल में ये भी पार्टनर थे। जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनके साथ कारोबारी शराकत भी थी। अच्छा जी आप बताएं कि लाहौर जैसा शहर हो और सूबाई दारुल हुकूमत हो लाहौर, और आज के दौर में भत्ता मांगा जा रहा हो और पुलिस खामोश हो, और पुलिस को पता भी हो कि ये मुलजिम दनाते फिरते हैं, फायरिंगें करते हैं, लोगों को ज़ख्मी करते हैं, तो आज भी लाहौर शहर में भत्ता मांगा जाता है? आपसे मांगा गया? बिल्कुल सर मांगा गया है। ये हमारी तारें काट देते थे। सर्विस वाइज जो होती थी मेन लाइनें, 2-3 महीने पहले इन्होंने हमारी बहुत नुकसान किया है। अच्छा तारें काटी, सर्विस बंद की। हमने वो सारा दिन तकरीबन 12 घंटे लगे हमें बहाल करने में। ठीक है, उसके बाद FIR भी उसकी नामलूम पे हुई है। ठीक है। अच्छा कौन से थाने में? हरबंसपुरा में। इन्हीं के खिलाफ हुई है या नहीं नाम? सर, नामलूम। अच्छा आपने कभी पुलिस को बताया कि ये मुलजिम है या इन्होंने तारे सर काटी हैं? गंदे लोग हैं, उनका नाम डरते लेके थे आप? लड़ाई वाली बात थी। डरते भी होंगे। लड़ाई को अवॉइड कर रहे थे। ठीक है।
तो फिर कुछ दोस्तों ने बोला कि इनको कुछ पैसे दे के आप फारग कर दें, ठीक है, इनके साथ झगड़ना ठीक नहीं है, नुकसान होगा, नुकसान होगा। जो हुआ भी तो इनको 50,000 रुपये हमने दिए भत्ता के तौर भत्ते। पे। कोई देने थे पैसे या भत्ता दिया? भत्ते के तौर पे। भत्ता दिया, हाँ जी, जो बदमाश और हाँ जो जी, इस हाँ तरह जी, के लोग हाँ करते जी। हैं वो दिया आपने? वो दिया। ठीक है। तो वो लेने के बाद 2-3 महीने बाद इन्होंने फिर जो है ना वो शरारतें शुरू की। ये अभी हमारी एक गली से इन्होंने तारें काटी, हमें लोग ज़ाहिर है जिनको सर्विस दे रहे हैं वो कंप्लेंट करते हैं, हम वहाँ पे गए, बच्चे थे जो काम करते हैं वो झिझक रहे थे, हम उनके साथ चले गए वहाँ पे। ठीक है। वहाँ जाके हमने अपने कनेक्शन बहाल किए हैं। इसको फ़ोन किया है साक भाई ने बिलाल ठीक है। को कि यार ये कोई काम का तरीका नहीं है, तुमने काम करना है, जो कहता है उसका कनेक्शन आप लगाओ, तारें काटने का क्या काम है। तो इसने बोला कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम वहीं थे तो ये मोटरसाइकिल पे आ गया। इसने बोला जी चाचा जी इधर सड़क पे कहाँ बात करनी है, आप घर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। ये हमें अपने घर ले गया। ठीक है। 5 मिनट वहाँ पे बात नहीं हुई तो बहस शुरू हो गई है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ मामला ख़राब हो रहा है, तो मैंने फ़ौरन सबको वहाँ से निकाला है। घर से निकल आए हैं, आखिरी बंदा मैं था। जब मैं निकला हूँ तो बाहर फायरिंग शुरू हो गई है। इसके लड़के पहले निकल गए हैं, हमारे जब निकले हैं तो गली में ही उनको रोक लिया इन्होंने, और वहाँ जो है ना फायरिंग शुरू हो गई है। ठीक है। मेरे सामने साग भाई को बिलाल ने 4 फायर मारे हैं। अच्छा। जो इनको एक गाल पे लगा है, टांगों पे लगे हैं। तो मेरी तरफ उसने पिस्टल किया है लेकिन चल नहीं सका पिस्टल, मैं भी खाली हो गया, क्या हुआ। ठीक है। फिर मैंने साग भाई को, मेरी मोटरसाइकिल ज़रा दूर खड़ी थी, वहाँ से मोटरसाइकिल लाया हूँ मैं। 2 बच्चों ने मिल के इनको मेरी मोटरसाइकिल पे बिठाया है और मैं इनको हॉस्पिटल ले गया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अब केस चला गया इन्वेस्टिगेशन के बाद, जी सर। यकीनन मुकदमा दर्ज हो गया, तमाम दफ़ात, तमाम जो FIR में कार्रवाई है वो आपकी और जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई, या सर उसमें भी पुलिस हमारी ने कुछ? जो FIR में तहरीर है उसमें 1-2 भत्ते के जिक्र है, ठीक है, दिया है, जो उसका जिक्र किया है, लेकिन उसकी दफ़ात नहीं लगी। उसकी दफात नहीं लगी। ठीक है। नंबर 2, इसमें ये दहशतगर्दी का केस है। ठीक है। बहुत सारी फायरिंग हुई है, खौफ और राज फैला है, 5 लोग जख्मी हुए हैं। ठीक है। दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो शामिल नहीं हुई इसमें। ठीक है। तो फिर आपने इस पे कोई एहतजाज, कोई किसी के सर, साथ, किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाके अभी तक नहीं प्रोटेस्ट हमने करते कि जी हमारी मर्जी के मुताबिक या कानून के मुताबिक FIR? प्रोटेस्ट हम करना चाहते थे जिस दिन डेड बॉडी लाए हैं, ठीक है। तो पुलिस ने हमें सख्ती से मना कर दिया कि आपका केस ख़राब होगा, आप प्रोटेस्ट ना करें। नहीं, प्रोटेस्ट आप किसी सीनियर अफसर के पास जाके करते? वो सर अभी हम समझ लें कि परसों तो अच्छा। डेड बॉडी ठीक है। दफन की है, ठीक है। तो उसके बाद पुलिस रोज़ाना कोई ना कोई काम होता है। परसों वो नक्शा बनाना था मौके का, वहाँ आए हुए थे। कल उन्होंने रेड करनी थी, वो हमें कह रहे थे निशानदेही करें, तो इस सिलसिले में बिजी हैं। इंशाल्लाह करेंगे सारा कुछ, ऑफिसर के पास भी जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारा अच्छा है, ताउन कर रहा है, ठीक है। कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मुलजिम तक पकड़े, मुलजिम गिरफ्तार नहीं। मुलजिम पकड़े नहीं गए, फिर क्या ताउन कर रहा है आपसे? सर कोशिश कर रहे हैं, रेड भी की है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, रेड किए हैं, कहीं मुलजिम के होने की इतला आपको मिली है? मुलजिम की रात को इतला मिली थी, इधर कोटली में घूम रहे थे, आपके ही इलाके में घूम रहे? आपके हमारे तो इलाके फिर में। क्या ताउन हुआ पुलिस तो का? सर मैंने उसी वक्त अपना IO को फ़ोन किया था, ठीक है। वो उन्होंने फ़ोन पे ही वो यानी कि मुझे आवाज़ आ रही थी, जवानों को कह रहे थे कि फ़ौरन 4 जवान सिविल में ठीक है। वेपन लेके निकल जाएं। ठीक है। उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ। मतलब मुलजिम अभी तक आज़ाद है? आज़ाद। कितने मुलजिम हैं उसमें? ये सर इसमें नामजद तकरीबन नामजद 5 मुलजिम हैं, अच्छा, और तीन नामालूम हैं जिनको हम जानते नहीं थे। 3 नामालूम है, और 4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, 1 को कत्ल कर दिया। जी सर, इंसाफ के लिए जाएंगे हर जगह? इंशाल्लाह ताला इंसाफ के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला साहब से भी अपील करेंगे, IG साहब से भी करेंगे, CCPO साहब से भी करेंगे, और अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर हम इस्तिजाज करेंगे। इस वाक़े में जो ज़ख्मी हुए उनका क्या कहना है, किस तरह से वाक़या पेश आया,
ये भी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और इस मौके पर उनकी बहन जो ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहती थी, वो क्या कहती हैं, उनकी क्या फरियाद है, उनकी क्या अपील है, ये भी उनकी ज़ुबानी सुनिए। अदारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, पिछली जुमेरात का हमारा वकूआ है, आज पूरे 8 दिन गुजर गए हैं। वो 5 लोग थे, 5 और 3 8 लोग थे। 3 लोगों को हम जानते नहीं हैं, 5 लोगों को हम जानते हैं, और किसी ने भी मतलब कि उस एक भी नहीं पकड़ा गया। एक मेरा भाई फौत हो गया, 4 हम ज़ख्मी हैं। और मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी, और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को भी, IG पंजाब से भी, CCPO से भी, कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें हमारे साथ तावन किया जाए। क्योंकि ये ऐसे ही हैं, बत्थाखोर हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं। नहीं तो इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, इनके ऊपर देखें कितने पर्चे हैं। और कोई भी नहीं हमारे मुल्क में। तो मैं 18 से 20 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ। हमारे मुल्क में तो मुझे समझ ही नहीं आती कि हमारा कानून क्या कर रहा है, सो रहा है। कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें देना। अभी हमें कल पता चला, कल भी पता चला, परसों भी पता चला कि वो इधर ही घूम रहे हैं। तो किधर है हमारी पुलिस? जी अगर तजाज के लिए बोला था तो दोनों SHO मेरे पास आ गए, इन्वेस्टिगेशन भी, दूसरा भी, कि आप लोग एहतजाज ना करें, इंशाल्लाह ताला आपके मुल्ज़िम जल्दी पकड़ ले जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या मसला है, वो क्यों ऐसे ज़ात घूम रहे हैं, क्यों उनको नहीं पुलिस पूछ रही। हमारी अपील है हुक्मरानों से कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा छोटा भाई एक जो है कि वो फौत हो गया है, और 4 हम ज़ख्मी हैं। 2 भाई हैं, एक कज़न है, एक भाई का जो है ना कि वो पार्टनर है। तो अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो इधर आज़ाद घूम रहे हैं और हमारे इधर ज़ख्मी पड़े हैं। इधर किसी वक्त भी आके वो फिर हमारे साथ हरकत कर सकते हैं। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम इन्होंने बोला था आपको सिक्योरिटी मिलेगी, पुलिस वालों ने सिक्योरिटी की भी अपील की थी, मगर कोई भी नहीं। इधर हम अकेले ही पड़े हैं, कोई हमारे पास नहीं पुलिस वाला, ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। और इन्होंने ही हमें रोका था कि इंतज़ार ना करें, आपको इंसाफ मिलेगा, मुलज़िम जल्दी पकड़े जाएंगे। अभी तक एक भी मुलज़िम नहीं पकड़ा गया। और हमें खबर मिल रही है कि ये परसों और कल इधर ही घूम रहे थे, और इन्हें पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, ना पुलिस कुछ कर रही है। पुलिस ने हमें बोला था कि आप इंतज़ार ना करें, मजबूरन हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंसाफ मिलना नहीं है। अभी तक मुलज़िम कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। अगर पुलिस ने ना कुछ किया तो हम मजबूरन ये कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। तो हमारी अपील है कि जल्द से जल्द जो है ना ये मुलज़िम गिरफ़्तार होने चाहिए, और हमारे सिक्योरिटी के लिए भी कुछ बंदोबस्त कर दिया जाए। मैंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा है। अब तो रो रो के आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए हैं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कि अब आप पहले मेरे भाई बयान दे चुके हैं कि कल और परसों वो बाज़ार में आए। आप देखें कि ये दोनों ज़ख्मी पड़े हैं। खुदा ना करे अगर वो दोबारा आ जाता, वो दोबारा से कुछ ऐसा एक्शन लेता है तो उसमें हम क्या करते। मेरी ये अपील है इनसे कि प्लीज़ हमें कोई सिक्योरिटी दी जाए। मैंने अपने भाई को जैसे देखा है, खून से लथपथ हुआ शहजाद, मेरा भतीजा वकास, उसे उठा कर लाया है। वहाँ उसको मैं लेकर खुद शालीमार हॉस्पिटल गई हूँ। मेरे ऊपर उस वक़्त करबला का वाक़या था। बीबी ज़ैनब वाला वक़्त मुझे याद आया है। उस दिन मेरा भाई खून से लथपथ था। जिस तरह मैं उसको उठा के लेकर गई हूँ, उसके बाद मुझे दोनों भाइयों की इनकी खबर मिली है। शालीमार वालों ने मेरे साथ बहुत तावन किया है। मैं रोडों पे भागती फिरी हूँ। मैं किस तरह से स्ट्रेचर लाई, किस तरह से मैं उस अमले के पास गई। वहाँ जब मुझे पता चला कि मैंने अपने भाई का मुँह चूमा है, जो भाइयों वाली बहनें हैं मेरे, उनसे अपील करती हूँ कि कल को किसी बहन के साथ ऐसा जुल्म ना हो। बीबी ज़ैनब वाला दोबारा से ना मामला दोहराया जाए, दोबारा से मैदान करबला ना लगे। मेरी उनसे अपील है, मैं उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, मेरा साथ दें। सारी बहनें बाहर निकलें। आज मेरे भाइयों के साथ ये वाक़या हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। और ये आदी मुजरिम है। हमारा इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई तनाज़ा नहीं था। जिस तरह मर्ज़ी तस्दीक कर लें, सिर्फ़ एक कारोबारी थोड़े से मामला थे जिनकी वजह से ये मामला पेश आया। मैं वहाँ से रोती हुई भागी। मुझे पता चला जब
कि इसकी डेथ हो गई है शहजाद की, मुझे पता चला मेरे दोनों भाइयों दूसरों को भी गोलियां लग गई हैं। वहाँ से रोते पीटते मैं वहाँ गई सर्विस में, वहाँ कोई मेरे भाइयों की ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। ये पुलिस केस है, ये पुलिस केस है। क्या पुलिस केस है? किसी की जान से कीमती था पुलिस केस। इनको ब्लड लगना है, पुलिस आएगी तो कार्रवाई होगी। प्लीज़ ये सारे मामला जो है ना इनको हटा लिया जाए, पहले वो ज़ख्मियों को देखें, पुलिस की कार्रवाई तो होती रहेगी। अब मेरा भाई जान से चला गया, क्या वो आके पुलिस को बयान देगा उसकी जान कीमती थी या वो बयान कीमती थे? मेरे भाई की जान कीमती थी। तो कुछ इस तरह का कानून बनाया जाए कि जब भी किसी ज़ख्मी को लेकर जाएं, डॉक्टरों से अपील है, वो हमारे मोहसन हैं, उनको चाहिए पहले हमारी जान के लिए लड़ें, हमारी मदद करें, उसके बाद अपनी जो कार्रवाइयाँ करें। मैं नहीं कहती कि ना करें। बाकी सारे अफसरान से, वो भी भाइयों वाले हैं, सारी बहनों से मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते दोबारा ये मैदान करबला ना लगे। मैं वो नहीं बता सकती वाक़या जो मेरे साथ हुआ। मेरे मोहल्ले का हर शख्स गवाह है। जैसे आप देखते हैं कुछ भी हो जाए, लोग रोडों पे देखते हैं, आगे होके कोई किसी की मदद नहीं करता। मैंने भी वही मंजर देखा है। हज़ारों लोग मजमे में थे, मेरा भाई घिरा पड़ा था, मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि अल्लाह के वास्ते कोई मेरी मदद करो, कोई उठा के मेरे भाई को रिक्शे में डाल दो, कोई उठा के मेरे भाई को हॉस्पिटल ले जाओ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। बाइकें खड़ी हुई थी, मैंने बाइकों को धक्के दे दिए। मेरा भतीजा और मैं, हम दोनों थे। फिर एक को मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे भाई को उठा के रिक्शे में डाल दो। इसलिए खुदारा कोई किसी का तमाशा ना देखे। सारी जानतें कीमती हैं, सारे लोग कीमती हैं। किसी के लिए कोई तमाशा ना देखे, तमाशा ना बनाओ। फेसबुकों पे तस्वीरें चढ़ाने के लिए आप मूवियाँ बनाते हो। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि जो आप लोग रिक्शों पे खड़े हो, मोटरसाइकिलों पे खड़े हो, वैसे खड़े हो, किसी की मदद नहीं करते, लेकिन आप फ़ौरन से मूवियाँ बनानियाँ शुरू कर देते हो। क्या वो मूवियाँ अहमियत रखती हैं या किसी की जान? अल्लाह के वास्ते ऐसा करना छोड़ दो, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो और मदद करो। जहाँ हो सकता है किसी की मदद करो। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन आज 8 दिन हो गए हैं। ये जुमेरात का वाक़या है। आज 8 दिन हो गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। परसों की बात, कल की बात है, भाई गए हैं वो मुलाजा वगैरह करवाने। 2.5 घंटे थाने के बाहर खड़े रहे हैं। थाने वालों ने इस तरह इनको जलील किया। फिर क्या सिक्योरिटी इनको दी है, 2 मुलाजम दिए हैं, वो भी एक की यहाँ से हड्डी टूटी हुई थी और एक ज़ईफ़ सा बंदा था। अब आप देखें जाके उस रोड पे जहाँ मुलाजा होता है वहाँ क्या है। दिन में भी लोग जाते हुए घबराते हैं। कोई ढाई वाला ऐवान है, आप दिन में कोई भी जाकर देख लें कि वहाँ खौफ आता है। और रात के 1 बजे तक जो मेरा वो डॉक्टर साहब मेरे भाई थे, वो भी उनका कोई दोस्त आया हुआ था, उसने पूरा 1.25 घंटा 1.5 अपने दोस्त के साथ गपशप लगाई है। फिर वो बाहर आया है, फिर उसने मुलाजा किया है। क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है लोगों में से? उस मेरे भाई से अपील है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। आपकी मेहरबानी है। मैं वज़ीर आज़म से, सबसे, अपने भाइयों से, जितने भी आला अफसरान हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, एक तो हमें सिक्योरिटी दी जाए। अब रात हम औरतें घर थी, जब पता चला कि वो आ गया है, हमने जल्दी जल्दी बाइकें अंदर की। जो 2-4 लोग अफसोस के लिए आए हुए थे, कल तीसरा दिन था, लोग उनको भी अंदर किया और हमने डर के मारे कुंडियाँ लगा ली, ताले लगा लिए। अब आप खुद देख लें कि आपको हमारे लिए क्या करना चाहिए। हरबंसपुरा के इलाके में भत्ता ना देने पर 4 अफराद ज़ख्मी और 1 कत्ल हो जाता है। ज़ख्मी अफराद और उनके लवाहिकीन की बात आपने सुनी। दूसरी जानिब इसके लिए पुलिस का मौक़िफ़ जानने की हमने कोशिश की। थाना हरबंसपुरा के बाहर मौजूद हैं। जब SHO हरबंसपुरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि मुल्ज़मान अभी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। जो हक़ाइक़ थे उसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से अभी गुरेज़ा है। हम चाहते थे कि पुलिस हमें बताए कि जो इल्ज़ाम ज़ख्मी होने वाले और मकतूल के लवाहिकीन लगा रहे हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त है? मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता हैं, मुल्ज़िम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन पुलिस अभी इज्तनाब कर रही है। उसकी वजह यह है कि पुलिस की एक नेग्लिजेंसी है कि अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका।
लतीफ़ सरार साहब है जी माहिर कानून। लतीफ़ साहब, बड़ी गहरी नज़र है आपकी हर तरह के कानून पे। कराची के बारे में सुना जाता था कि लोगों से भत्ता मांगा जाता है, पर्ची सिस्टम है, अगर किसी के घर में पर्ची आ गई है भत्ते की तो अगली सुबह उसको पैसे देने पड़ते थे। अब ये लाहौर में भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि भत्ता मांगा भी जाता है, भत्ता ना दिया जाए तो फायरिंग भी होती है घर पे। और दूसरी जानिब पुलिस इसको छुपाने के लिए, इस जुर्म को छुपाने के लिए FIR में ये दफात ही शामिल नहीं करती। हरबंसपुरा के इलाके में 4 लोग फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी होते हैं और एक का कत्ल कर दिया जाता है। नतीजा क्या था कि जो मुलजमान हैं 50,000 रुपये भत्ता लेते हैं और उसके बाद मज़ीद भत्ता मांगते हैं, बल्कि कहते हैं हमें कारोबारी शराकत भी हमारी की जाए। तो कानून ऐसी FIR जो भत्ता खोरी उसमें साबित होती है, उसकी दर्ज नहीं होती FIR में दफात, तो कानून हमारा किस तरफ जा रहा है और कानून जो है वो कहता क्या है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है, भत्ताखोर इस तरह से आज़ाद घूम रहे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी बेयरमेंट अगर किसी जगह से करनी पड़ रही है आपको जी कि बकिया मुल्क के हालात कैसे होंगे, तो वो लाहौर ही रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जितनी भी आज तक पॉलिटिकल तहरीकें चली जो लाहौर से चली वही कामयाब ठहरी जी। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये रही कि कुछ जराइम जो हैं पाकिस्तान में मखसूस इलाकों तक ही महसूद रहे। बस जैसे आपने अभी फरमाया कि भत्ताखोरी जो है कराची में 80-90 की दहाई में आ गई थी और उसके बाद वो बढ़ती 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 अब वहाँ ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक। तो अब उन भत्ताखोरों के तर्ज पर चलकर लोगों को कैप्चर करना और अपनी ख्वाहिशात मनवाने के लिए अगर पूरे पाकिस्तान में एक जगह, एक मखसूस एरिया भत्ताखोरों को किसी जगह पर मिलता है तो वो लाहौर शहर है। मैं इसका ख़ुद भी शाहिद हूँ, गवाह हूँ इस बात का कि हमारे पास लोग ऐसे आए, उन्होंने कहा कि बात भत्ताखोरी से चली, फिर फायरिंग तक गई और उसके बाद मर्डर हो गया। मैं ज़ाती तौर पर इसी हालात से गुज़रा। ये मैं ही नहीं गुज़रा, लाहौर और इसके गिरदोनवाह के तमाम लोग इसी कर्ब से गुजरे। ठीक है। यहाँ पर पर्ची का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। पर्ची भेजी जाती है और उस पर्ची पर अगर भत्ता नहीं पहुँचाया जाता तो पर्ची जिसको भेजी गई थी उसका मर्डर हो जाता है। तो घर वाले भला क्या करते हैं? बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, निकलते हैं जो उसकी FIR का इंदराज करवाते हैं। ठीक है। उसकी वजह, अगर वो सारे लोग जो FIR का इंदराज करवाने के लिए निकलेंगे बाहर, तो जो उसका मुद्दई होगा, जो उसके गवाहान होंगे, वो भत्ताखोर उनको फिर मर्डर कर देते हैं। ठीक। अब सूरत हाल ये है कि अगर इस नौइयत के 20 केस होते हैं तो उनमें से एक मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा, इससे बड़ा जुल्म क्या है? जब पुलिस वो FIR दर्ज करती है, वो जो ऑफेंस लगाती है अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी और वर्ड्स ऑफ दी FIR नहीं लगाती। वो 302 के ही नीचे भत्ताखोरी भी दब जाती है, वो बदमाशी और अय्याशी भी दब जाती है, और बेबसी जो होती है कंप्लेनेंट की तहरीर से और दफात से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। जब उसके ऊपर लिखा हो जाता है कि मेरे भाई से इन्होंने इतना भत्ता मांगा, भाई ने भत्ता नहीं दिया, मुलजमान आए और उन्होंने फायरिंग की, एक को कत्ल कर दिया, इतनों को ज़ख्मी कर दिया। अब पुलिस क्या करती है? वो 302 और 324 के नीचे ही सारी की सारी अपनी नलायकी, बददियानती, और मैं कहता हूँ इसमें पुलिस शेयर लेती है। अगर भत्ताखोरी की सिर्फ दफात लगाकर यहाँ पर ट्रायल शुरू कर दिए जाए तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनके पास करने के लिए काम भी आ जाए, लेकिन पुलिस नहीं लगाती जराइम का। अब वहाँ पे जो
किसी एफआईआर के ऊपर जो ऑफेंसेस लगाने हैं वो कहाँ से लगाएंगे? क्या पुलिस वाला अपनी मर्जी से लगाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर से ही वो जराइम को निकालेगा, और हर दफ़ा जो है वो किसी न किसी जुर्म को एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है। लेकिन जब किसी का मर्डर हो जाता है, जैसे मेरा, मैंने एहतजाज किया इस पे, ये दफात भी बनती थी, तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तुसी 302 भुगतो, तुसी कहते छोटे छोटे जुर्मां च पै गए हो। ये हालात हैं इस वक्त लाहौर के। पहले तो बातें पैसों की होती थी भाई, अब तो अखलाकी तौर पर इतने ये करप्ट और बदअंत हो गए हैं। मैं जिक्र करता ही चलता हूँ कि पिछले दिनों मैं गुजरांवाला पे गया तो मैंने एक बहुत करप्ट और बदअंत आदमी को उधर देखा। मैंने कहा ये तो शख्सियत कैनेडा में थी, भागी थी बहुत ज़्यादा करप्शन करके, और अब ये पता चला जैसे ही रजीम बदली सब बदल गया। अब उन्हीं से सबक सीखते हैं ये आपके डीआईजी, आपके आईजी। वो कहते हैं जो फलां शख्स जो है वो इतनी बड़ी स्टेट का मालिक बन गया जाके उधर कनाडा में, तो अगर हम कर लेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से ये दीदा देरी इनकी बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि इंसाफ होगा, उनके नज़दीक इंसाफ यही है कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाए। वो मीनिंग जो है बदल दी है उन्होंने, वो उसकी बात को बिल्कुल उन्होंने बेतरतीब कर दिया। अब इंसाफ 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 इंसाफ, वो जो मज़लूम पिसता जाता है वो आस्ता आस्ता अपनी ज़ुबान आवाज़ दबा लेता है। इसके बाद एक और काम होता है, आप देखिएगा किसी जगह पर ये वाक़यात हो जाए, अगर कोई मुस्तगीस उसकी पैरवी करने के लिए निकले तो पहले तो उसकी बेबसी मुस्तगीस की और गवाहों की ये होती है कि पुलिस नहीं सुनती उसकी। उससे अगला स्टेप ये होता है पुलिस की हलाशेरी के साथ, वो कहते हैं पुलिस मुलजमान को, पुलिस वाले कहते हैं तुम भी कुछ करना, फिर वो गन्ने लेकर आ जाता है, बंदूकें तान लेता है आकर। मुकदमे की पैरवी की तो वही हाल होगा जो फलां का हुआ जिसकी तुम पैरवी करते। अब क्या किया जाए? उस मुकदमे से जान छुड़वानी बेहतर है, जान है तो जहान है, ये फार्मूला ही चलेगा। या फिर कोई बेवकूफ़ मेरे जैसा पागल आदमी जो है वो कहेगा नहीं भी जो वो मरे थे मैं भी मरने तैयार बैठा हूँ, लेकिन मिलना उसको भी कुछ नहीं है। सिर्फ सवाए इसके को जो इन्होंने कहा है कि ये इंसाफ मिलेगा, फिर वही इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ नहीं मिलता, वो बेबसियाँ होती हैं, बेकसियाँ होती हैं जो इंसान के जो हो गया। मेरे साथ सब कुछ हुआ है, बिल्कुल इसी अंदाज से हुआ। हाई ऑफिशियल के पास गया तो उन्होंने कहा इंसाफ होगा। इंसाफ ये होता था कि वही मुल्ज़मान मुझे जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। जब उसका रोना रोया जाता है तो फिर अगली कहानी शुरू हो जाती है। हमारे पास इस वक्त जो जेन्युइन बात है, मलम्माकारी नहीं कर सकते हम लोग, कहीं नहीं जा सकते। हुआ ये है पाकिस्तान इन अफीसरान की वजह से रहने के काबिल नहीं रहा। सच ये है पत्थर के दिल रखकर ये लोग बैठे हुए। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई को शहीद किया गया। जिन लोगों ने शहीद किया है बरमला मंशियात बेचते हैं, आज भी बेचते हैं, कल भी बेचते थे ना। मैं पैसों में उनका मुकाबला कर सकता हूँ उनके साथ। हर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो मंशियात, कब्ज़ा ग्रुप और पत्ताखोरी की मुकदमा दर्ज हैं। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? मैं किताबें उठा कर ले जाऊं, या मैं भी एक डबल कैबिन डाला ले लूं और उसमें 4 गनमैन बैठा लूँगा और मैं भी कब्जे करने शुरू कर दूँ और मंशियात बेचूँ?
ना मैं पैसों में उनको मीट कर सकता हूँ, ना उनके तल्लुकात जो सियासी लोगों के साथ उनके वाबस्ता हो गए, ना मैं उनको मीट कर सकता हूँ, और ना बदमाशी में उनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बेबसी है, ये बेबसी जो है वो शुक्र है कोई अल्लाह ने सिस्टम बता दिया, आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल जाती है और अक्सर अकेले में निकलती है। क्या हुआ है आपके साथ जो इसका इंसाफ आपको नहीं मिल सका? मेरे गांव में बरमला मंशियात बिकती है, मेरे गांव में बरमला कब्जा ग्रुप काम करते हैं, मेरे गांव में बरमला पत्ताखोरी होती है, मेरे गांव में बरमला पंजाब के बड़े जुआ खानों में से जुआ खाने चल रहे हैं। मेरे गांव में जो बिल्कुल लाहौर के दबाव में वाक़ है, कौन सा गाँव? ये ज़िला शेखपुरा है, तहसील मरीद के है, गांव का नाम है दंगल सादा, और वहाँ पर जमात अल दावा का बहुत बड़ा मरकज़ भी है। मेरे भाई ने एक बात कही थी कि हमने गांव में मंशियात नहीं भी करें दे रही, उसका पागलपन था। और 2021 में एक मंशियात फरोश जो टीम थी उसके घर पे रेड हुआ, कोई 3-4 किलो मंशियात जो है उसके घर से बरामद हुई। फिर दूसरी टीम जो थी उसके घर से 3-4 किलो जो मंशियात बरामद हुई। अब दोनों मंशियात फरोश जो हैं वो तीसरे मंशियात फरोश के पास जाते हैं, जो एक DSP का भांजा है। उसको कहते हैं कि हमारे 2 अड्डे भी बंद हो गए और मंशियात का धंधा भी स्टॉप हो गया, अब तेरी बारी है। उन्होंने कहा ये रेड कौन करवाता है? कहा ये सवाई हनीफ सराख है, जिसका भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और कौन हमारे सामने बात कर सकता है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसकी हमारी सिविल लिटिगेशन थी 2015 से लेकर, उसकी आड़ में आकर मेरे भाई से 1 करोड़ रुपया या 2.5 एकड़ ज़मीन बतौर बता मांगी। ओ, ये कहानी थी जो आपने छेड़ दी, वो कहानी मेरी ही थी। मैं अपने अंदाज में बोल रहा था, आप कुछ और कुछ समझ रहे थे। और उसकी दरख्वास्त जो है वह थाना सदर मरीदके में 20/12/2021 को गई। उसका E-टैग नंबर मेरे पास आज भी है, मेरे भाई की हाथ की लिखी हुई दरख्वास्त भी मेरे पास महफूज। उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। मुल्ज़मान को जब ये पता चला कि हमारे खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दे दी है, वो जो बता मांग रहे थे उनको पता चला कि एक तो बत्ते से इनकार किया, इसकी इतनी जरूरत, और फिर थाने दरख्वास्त दी। उन लोगों ने 23 और 24 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को हमारी ज़मीनों पर और मेरे भाई पर अटैक कर दिया, हमारी फसलों को उजाड़ दिया, हमारे घरों को मसमार कर दिया। 25 दिसंबर 2021 को मुकदमा नंबर 1196/2021 बजुर्म 440, 506B, 148, 149, 379 PPC थाना सदर मरीदके में दर्ज हुआ। अब हम पे क्या मटूट पड़ी। उन्होंने कहा इतनी जुर्त हो कि कोई शख्स ये करे कि सबसे पहले बत्ता मांगे तो वो ना दे, हमारे मंशियात के अड्डे बंद करवा दे, और फिर उसके बाद हम ज़मीनों को उजाड़े तो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए। इस तरह से उनकी बदमाशी जो थी उनको जाती हुई नज़र आई। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। ये सिलसिला भी जारी व सारी था कि 1 अप्रैल 2022 को पता चला कि ये लोग जो मंशियात बेचते हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, ये लोग असल में काले कोड की आड़ में जाली वकील हैं। इस पंजाब बार कौंसिल का बेड़ा गर्क जाए, इसका तो वाइस चेयरमैन जाली वकील बन गया, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जाली वकील बन गया। उसने अब
जब ये लोग जाली वकील वहाँ पे उहदेदारों के तौर पर आए तो इन्होंने जाली वकीलों को प्रोटेक्ट किया। लोगों ने, आम लोगों ने, मनशियात फरोश लोगों ने काले कोट पहने और ये धंधा शुरू किया। अब जब वो धंधा शुरू किया तो 1 अप्रैल को उनके ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल में दरख्वास्त आ गई। पंजाब बार कौंसिल ने उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मेरी बदकिस्मती ये कि उसको कहा गया कि 9 तारीख को ये मुलजमान जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए। अब वो बंद गली में मुलजम जा चुके थे। वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो दूर हट गई, अब वो डेस्परेट हो गए। मेरा बड़ा भाई रोज़े की हालत में 5 रमज़ान मुबारक 8 अप्रैल 2022 को अपने घर से निकलता है और डेयरी फार्म पे हर फजर की नमाज के लिए के बाद वो उनका वतीरा होता था, वो अपने डेयरी फार्म पे जाते थे। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं था, उनको असला रखने की ज़रूरत ही नहीं थी पास। एक निहत्ता आदमी घर से निकलता है, रोज़ी की तलाश में निकलता है, अपने जानवरों के पास जाने के लिए निकलता है, और सारे मनशियात फरोश सियासी सरपरस्ती में पुलिस के तावन के साथ मेरे भाई को सैकड़ों के हिसाब से फैर मार देते। और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने उस वकूए में किसी तरह से भी ना बत्ताखोरी की कोई दफ़ा दी, ना उनकी गुंडागर्दी और बदमाशी के हवाले से काम किया, बल्कि मेरे जैसा आदमी जो कभी कभी सच बोलने की कोशिश करता है उसको सज़ा देने के लिए दिन दिहाड़े का कत्ल जो है उसके लिए एक अलग कहानी खड़ी कर दी। और उस डीएसपी मियां शफकत के बारे में उनके ही अपने डिपार्टमेंट के जो आरपीओ हैं डॉक्टर नामवीर साहब की, वो इंक्वायरी रिपोर्ट को ही पढ़े, मेरी बात ना माने, अदालतों की बात ना माने, पुलिस के हाई अप्स की बात तो मान लें लोग। और वो इतनी देरी इस डिपार्टमेंट में है कि वही मियां शफकत इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे हसास अदारा उसमें वो मुलाजिम है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे थ्रेट है तो मुझे मियां शफकत से है। उसके लिए मेरी लोकेशन लेना मुश्किल, उसके पास सब सारे गाड़ियाँ उसके पास, वसाइल उसके पास, गुंडाई उसके पास, मनशियात फरोश लोग उसके पास। मुझे आज तक इस पाकिस्तान में रहते हुए किसी शख्स ने ये नहीं कहा अच्छा आपको भी थ्रेट है। अच्छा सभी कहते हैं हाँ थ्रेट तो आपको बहुत बड़ा है, लेकिन क्या मैं ये करूँ कि थ्रेट के लिए अपने साथ को गन में रख लूँ 10-12? मैं कहाँ से लाऊं बेवसाइल आदमी? क्या इस स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आईजी के इल्म में नहीं है? क्या उसी इंक्वायरी पर उसी रिपोर्ट पर जो डॉक्टर नामवीर साहब ने आरपीओ के तौर पर एक कमेटी बनाकर मरतब की, उसकी इंक्वायरी जो है अफनान अमीन एसएसपी साहब के पास गई और 7 महीने वो उस फाइल को अपने साथ लगा के रखा, और 7 महीने के बाद मुझे बुलाकर कहने लगे वो सरार साहब आप ये मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने मुझे ये बात कही, उन्होंने कहा कि जितना जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये जुल्म तो पुलिस मुकाबले में मार देने चाहिए। एक तरफ सुन के ये बात, और दूसरी तरफ मुझे ये भी उन्होंने कहा वो जो मियां शफकत आपका जिसने तफ्तीश की है वो फलां अदारे में चला गया है, उसके पास वसाइल बड़े हैं, आपको बड़ा उससे जान का खतरा है। मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो पूछा ना कि लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, कैसा इंसाफ? मेरा घर उजड़ गया, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, दफ्तर उजड़ गए, जान बचाने के लिए छुपता फिरता हूँ। मेरे खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, मेरे भाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, मेरी बहनों के खिलाफ, मेरे भतीजों के खिलाफ, मेरे ख़ानदान में किसी शख्स के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एक भी FIR दर्ज नहीं है। और जो मुल्ज़मान है मैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ, उनके पास 20-20, 30-30 वो हथियार मौजूद हैं जो शायद इस पुलिस के पास भी मौजूद ना हो। मैं अपने गांव में नहीं जा सकता, मैं अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता,
मेरे गांव की ज़मीनें बर्बाद हो गई, मेरे डेरे बर्बाद हो गए, मेरा डेयरी फार्म से लोग जानवर तक उठा के ले गए। आए तो हम एक ऐसे केस के लिए थे जिसमें एक हम इस शहर के बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े माहिर कानून और लोगों को इंसाफ दिलाने वाले बड़े और तगड़े वकील के पास, लेकिन यहाँ जब बात हुई तो अचानक से कहानी कुछ इस तरह से खुली के वकला जो हैं वो भी पुलिस गर्दी का शिकार हैं, उनको भी पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता, और अगर वकला को पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से भी इंसाफ फिर नहीं ले सकते। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि हरबंसपुरा के इलाके में भत्ते की वारदात कैसे होती है, किस तरह से कत्ल होता है और कितने अफराद को किस तरह से ज़ख्मी किया जाता है। ये सब कुछ आपको दिखाया, लेकिन पुलिस यूं का तूं बैठी है कि उनके कानों में जू नहीं रेंगती। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।